Everyone, starting with chapter number 3 of your ID, that is LPG policy, economic reforms of 1991. Harsh, that's it. Now listen, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि इंडिया को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने पड़े थे 1991 में? सी 1990 के पहले का एरा तुम्हें ऑलरेडी पता है। वी वर मोर रिलाइंग ऑन पब्लिक सेक्टर। हम बोल रहे थे कि भैया पब्लिक सेक्टर ही सब कुछ कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चीजें दी तो फिर से मोनोपोली का डर है, प्रॉफिट मोटिव अचीव होगा लेकिन वेलफेयर नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिचुएशंस ऐसी बनी जिसकी वजह से हमें जरूरत पड़ी तीन बड़े रिफॉर्म्स लाने की: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब ऐसी क्या सिचुएशंस बनी? सबसे पहला चीज क्या देके रखा है? पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जिसपे सबसे ज्यादा रिलाई किया था वही अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। बहुत सारी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स किसमें थी? लॉसेस में। दीज वर इनकरिंग व्हाट? लॉसेस। अगला इंपॉर्टेंट चीज है डेफिसिट बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इमेजिन यू आर फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। मतलब आप बोल रहे हो कि भैया हमको इंपोर्ट डिस्करेज करना है, हमको ये सारी चीजें जो हम इंपोर्ट करते हैं अपनी कंट्री में मैन्युफैक्चर करनी है। उसके बावजूद तुम्हारी कंट्री में आ रहा है डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब है तुम्हारे इंपोर्ट ज्यादा है और तुम्हारे एक्सपोर्ट है कम। दिस प्रूव्स कि तुम्हारी पॉलिसी ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन वाज नॉट अ वेरी बिग सक्सेस। आइडियली द पॉलिसी शुड हैव बीन एक्सपोर्ट प्रमोशन। आपको एक्सपोर्ट्स प्रमोट करने चाहिए, जिस चीज में आप अच्छे हो उसको ज्यादा बेचो इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। नेक्स्ट, इन्फ्लेशन। हमारा इन्फ्लेशन ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया था, डिस्पाइट द फैक्ट कि इकोनॉमी में ना तो डिमांड है ना प्रोडक्शन है। उसके बावजूद भी चीजें महंगी होती जा रही है। ओके, डबल डिजिट इन्फ्लेशन रिपोर्ट किया जाता है उस ड्यूरेशन में, अप्रोक्सीमेटली 12% के आसपास का। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ऐसे रिजर्व जो आरबीआई मेंटेन करता है जिससे कि हमारे इंपोर्ट बिल्स पे आउट हो पाए, वो केवल इतने ही बचे थे कि हम 2 हफ्ते के इंपोर्ट बिल पे कर सकते थे। ओके, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल टाइम लो। हाई बर्डन ऑफ डेट, हमारी बोरोइंग बढ़ती जा रही थी क्योंकि हमारे पास इतने पैसे ही नहीं रहते थे इंपोर्ट बिल चुकाने के। ओके, एंड फाइनली इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। हमारी कंट्री में जिस हिसाब से पब्लिक सेक्टर का मैनेजमेंट हुआ है दैट वाज नॉट एट ऑल एफिशिएंट, तभी वो सारी यूनिट्स लॉसेस में चली गई। एम आई क्लियर? दीज वर ऑल दी प्रॉब्लम्स। ये सारी प्रॉब्लम्स लेके हम किसके पास पहुंचे? आईबीआरडी। आईबीआरडी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको करंटली क्या बोलते हैं? वर्ल्ड बैंक। आज की तारीख का वर्ल्ड बैंक उस वक्त कहलाता था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, आईबीआरडी और आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास जब हम पहुंचे, कितने बिलियन डॉलर का लोन लेना है? $7 बिलियन। तो क्या बोला गया हमें? हमको लोन दे दिया गया क्या? नहीं, उन लोगों ने बोला भाई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आओगे तो ही तुम लोन डिजर्व करते हो। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने हमें कहा कि आपको पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना है, प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ाना है और अपनी इकोनॉमी से ओवरऑल रेस्ट्रिक्शन हटाने हैं। ठीक है, ये तीनों चीजें आप कर दोगे तो हम आपको लोन दे देंगे। तो हमारी इकोनॉमी में पाकिस्तान की इकोनॉमी की तरह ही रिफॉर्म्स आए थे फोर्सफुली। हम लोग वॉलंटरली नहीं लेके आए, हम लोग को बोला गया था कि अगर ये चीजें करी तो ही आपको लोन दिया जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज वेयर टू काइंड्स ऑफ मेन रिफॉर्म्स केम। सबसे पहला है स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। देखो बेटा, पहला चीज होता है कि आपको इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लेकर आनी है। स्टेबिलिटी कैसे लेकर आते हैं? इन्फ्लेशन कंट्रोल में करो। इन्फ्लेशन हो रहा था ना, महंगाई बढ़ती जा रही थी, कंट्रोल में करो। और फॉरेन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रिवाइज करो, रीस्टोर करो उसका बैलेंस। ये तो स्टेबिलिटी लाने के लिए, बट ये शॉर्ट टर्म चीज है। आप अगर टेम्पररी रिलीफ चाहते हो तो फॉरेन एक्सचेंज को रीगेन कर लो, वापस से रीस्टोर कर लो, या फिर आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ले आओ। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म बेनिफिट चाहिए तो आपको स्ट्रक्चरल चेंज करना पड़ेगा। आपको अपनी ओवरऑल पॉलिसीज, जिस तरह से आप फंक्शन कर रहे हो ना, उसी को चेंज करना पड़ेगा। कैसे? प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ा के और पब्लिक सेक्टर का रोल कम करके, ओवरऑल इकोनॉमी में रेस्ट्रिक्शंस हटा के। दीज वर दी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स दैट वी नीड। तो ये दो मेथोडोलॉजी थी, दो तरह के रिफॉर्म्स थे जो हमको चाहिए थे। इन दोनों को मद्देनजर रखते तीन बड़े रिफॉर्म्स इकोनॉमी में आए: liberalization, privatization, and globalization. The first reform is liberalization. Liberalization मतलब इकोनॉमी से restrictions हटाना।
ट्रेड रिलेटेड, प्राइवेट सेक्टर की एंट्री रिलेटेड, लाइसेंसिंग कंट्रोल सब हटाओ, सब हटाओ। ठीक है, जब तक आप दूसरे प्लेयर्स को एंट्री नहीं दोगे, प्राइवेट सेक्टर को घुसने ही नहीं दोगे, तो मोनोपोली नहीं हटेगा। कंपटीशन लाना ही एकमात्र तरीका होता है मोनोपोली को हटाने का। एम आई क्लियर? ठीक है, तो सबसे पहले रिफॉर्म्स आए किसमें? इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या किया गया? लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस हटाए गए, डी लाइसेंसिंग। ओके, लाइसेंस मतलब गवर्नमेंट से आपको लाइसेंसिंग रिटन परमिशन लेनी पड़ती थी कि आप कोई काम कर सकते हो, एक्सपांड कर सकते हो या डाइवर्सिफाई कर सकते हो। पहले इसमें कितनी इंडस्ट्रीज थी? 18। ओके, तुम्हारे इसमें 17 है। नहीं, 17 जिसे रिड्यूस करके कितना कर दिया है? ओनली नहीं, 5। ठीक है, 17 से 5। ओके, पहले 17 इंडस्ट्रीज थी दैट वर रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर, जिनको कम करके कितना कर दिया था? 5। स्केड्यूल है, याद है? ओनली रिजर्व फॉर पब्लिक सेक्टर। ठीक है, अब उसे रिड्यूस करके कर दिया इन लोगों ने, कितना? 5। अब जिन जिन में लाइसेंसिंग लगेगी वो कितनी है? 5 इंडस्ट्रीज। कौन कौन सी? जो भी इंजूरियस हो सकती है, डेंजरस हो सकती है टू ह्यूमन लाइफ, सिगरेट, अल्कोहल, ड्रग्स एंड फार्मा, एरोस्पेस, डिफेंस, ये सारी इंडस्ट्रीज में इन लोगों ने लाइसेंसिंग कर दी थी। हजार्डस केमिकल्स। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, फिर डी रिजर्वेशन हुआ किसका? पब्लिक सेक्टर का। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स थे जो किसके लिए रिजर्व थे? पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए। इसमें 17 देके रखा है क्या? हाँ वही यार। ओके, 17 इंडस्ट्रीज इसमें नहीं थी, लाइसेंसिंग में तो काफी ज्यादा थी। ओके, 17 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसको केवल पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व करके रखा हुआ था, लेकिन अब इसको रिड्यूस करके रख दिया था टू 3। कौन सी 3? रेलवे, एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस। एम आई क्लियर? तीसरा, एमआरटीपी एक्ट को अबॉलिश कर दिया गया, हटा दिया गया। एमआरटीपी का फुल फॉर्म क्या है? मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। कब आया था ये? 1969। और इसको किसने रिप्लेस किया? कंपटीशन एक्ट कब आया? कंपटीशन एक्ट ऑफ 2002। बेटा, एमआरटीपी एक्ट ये सोच के आया था कि मोनोपोली कम करनी है। अनफॉर्चुनेटली लाइसेंसिंग की वजह से मोनोपोली प्रमोट कर रहा था, तो इसलिए इन्होंने इसको रिप्लेस किससे किया? कंपटीशन एक्ट। बट अब एलपीजी के बाद का जो पूरा सिनारियो है ना, वो अभी तक का सिनारियो कवर हो रहा है भाई। मतलब टिल डेट इकोनॉमी, तो वो 2002 का भी एक्ट है, तो वो भी इसमें कवर हुआ है। ऐसा नहीं है ना कि रातों रात एक ही दिन में लिबरलाइजेशन आ गया। इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेज वे में होता है, फेज वे में होता है कोई भी चीज। ओके, तो आज तक काफी चीजों में लिबरलाइजेशन धीरे धीरे बढ़ाते ही जा रहे हैं। एम आई क्लियर विद दिस? ओके, एंड डी रिजर्वेशन ऑफ एसएसआई। एसएसआई के लिए ऐसे ढेर सारे सेक्टर्स थे, ढेर सारी इंडस्ट्री थी जो रिजर्व करके रख दी थी, लेकिन अब वो लार्ज स्केल के लिए खोल दी गई थी, क्योंकि लार्ज स्केल जब तक नहीं आएगा तब तक एक्सपोर्ट नहीं हो सकता इन द ओवरऑल इकोनॉमी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट टाइप ऑफ रिफॉर्म्स, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म की अगर बात करें तो कौन कौन से सेक्टर कवर हो रहे हैं? कमर्शियल बैंक्स, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इन सबको कवर किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब डिटेल में जा रहे हैं तो केवल एक ही चीज कवर की हुई है, क्या? बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स। ठीक है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में ये सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें मेनली इन लोगों ने किसके रिफॉर्म्स कवर किए? बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स। अब बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले चेंज इन द रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई का रोल चेंज हो गया था फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। बेटा, पहले तो इंटरेस्ट रेट भी आरबीआई बताता था कितना रखना है बैंक्स को, लेकिन अब बैंक्स खुद से डिसाइड करती हैं। ठीक है, इट जस्ट मेक्स रूल्स एंड रेगुलेशंस। एफडीआई लिमिट बढ़ा दी गई, कितना परसेंट कर दी? 74% कर दी एफडीआई लिमिट इन बैंकिंग सेक्टर। देन प्राइवेट सेक्टर का ओरिजिनेशन कैसे? पहले पब्लिक सेक्टर बैंक ही हुआ करती थी, नेशनलाइजेशन हुआ था याद है 1969 में। अब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को एंट्री दे दी गई थी। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक इसी के बाद आए हैं। देन नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ एक्सपांशन। पहले आपको बैंक ब्रांच एक्सपांड करनी है तो फिर से आपको लाइसेंस लेना है, परमिशन लेनी है, लेकिन आप एक्सपांड करने पे आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और ब्रांचेस आप बिना परमिशन के खोल सकते हो। अगले रिफॉर्म्स है टैक्स रिफॉर्म्स।
टैक्स में बहुत ही सिंपल रिफॉर्म्स है। सबसे पहला, डायरेक्ट टैक्स का रेट कम कर दिया गया। मैंने तुम्हें बताया था कि एट वन पॉइंट ऑफ टाइम हाईएस्ट टैक्स रेट 97.75% तक पहुंच गया था, जिसको रिड्यूस करके आज की तारीख में हाईएस्ट टैक्स रेट है 30% का। ओके। सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या आया? जीएसटी। जीएसटी कब आया? इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी 2017 में आया था। ठीक है। पूरे इंडिया में सेम टैक्स। ठीक है। अलग अलग स्टेट का अलग अलग टैक्स, जैसा वैट में होता था वैल्यू एडेड टैक्स, वैसा नहीं। अब जीएसटी रहेगा, सिंगल टैक्स अक्रॉस इंडिया। ठीक है। फिर बताओ, प्रोसीजर्स क्या किए गए? सिंप्लीफाई। आज की तारीख में चीजें और सिंप्लीफाई हो चुकी है विद इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। आज की तारीख में तुम इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग करते हो रिटर्न्स की, और इलेक्ट्रॉनिकली तुम्हें रिफंड मिल जाता है ऑफ योर टैक्स पेमेंट। नेक्स्ट है फॉरेन एक्सचेंज के रिफॉर्म्स। फॉरेन एक्सचेंज में सबसे पहली चीज हुई क्या? डिवैल्यूएशन ऑफ रुपी। हमारे रुपी की वैल्यू गिरा दी गई। किसके अगेंस्ट? फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट। वाई? जब भी आपकी करेंसी डिवैल्यू होगी, आपकी करेंसी सस्ती हो रही है, तो लोग बाहर की कंट्री के आपकी करेंसी से आपकी करेंसी में खरीदी करेंगे, मतलब आपकी करेंसी की डिमांड बढ़ाएंगे। ओके। अगर ऐसा होगा, 20% से डीवैल्यू किया गया, तुम्हारी कंट्री से वो लोग गुड्स एंड सर्विस खरीदना पसंद कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो तुम्हारी कंट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, तुम्हारी कंट्री के एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, और वो होगा तो फॉरेन एक्सचेंज का इन्फ्लो होगा। एम आई क्लियर? ठीक है। नेक्स्टली, मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। रिमेंबर मैक्रो? फॉरेन एक्सचेंज रेट में पहले फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम चलता था हमारी कंट्री में, और उसके बाद हम मैनेज फ्लोट पे आए थे। ठीक है। मैनेज फ्लोटिंग, राइट? तो अब डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से डिसाइड होता है हमारा मार्केट एक्सचेंज रेट। इफ यू रिमेंबर, राइट नाउ मैनेज फ्लोटिंग के चलते ये लोग केस स्टडी फॉर्म में जरूर पूछ सकते हैं। अभी तुम्हारा आरबीआई ने रिजर्व बेचे हैं। ठीक है। अभी जब रुपए का रेट बढ़, मतलब डेप्रिशिएट होते जा रहा था और डॉलर का रेट बढ़ते जा रहा था, रिसेंट में तुम्हारे आरबीआई ने रिजर्व्स बेचे हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स। एम आई क्लियर? क्यों? टू कंट्रोल दैट डिप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, जो तुम्हारे रुपये गिर रहा था ना, उसको रोकने के लिए। एम आई क्लियर? दैट इज नोन एज मैनेज फ्लोट। यूं तो पूरा डिमांड सप्लाई फोर्स है, लेकिन बीच बीच में आरबीआई इंटरवीन करके रेट को कंट्रोल करती है। एम आई क्लियर? क्या हो रहा है बेटा? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज या रिफॉर्म्स। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स में सबसे पहला क्या है बेटा? दो चीजें रिड्यूस हुई, दो चीजें हटा दी गई। दो चीजें क्या हटाई? एक्सपोर्ट पे ड्यूटी हटा दो, और कोटा रेस्ट्रिक्शन हटा दो। कोटा रेस्ट्रिक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्म के रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, इनको जनरली कैरी नहीं कर सकते, इनको हटाया ही जाता है। ठीक है। और उसके अलावा दो और रिफॉर्म्स क्या हैं? दो चीजें रिड्यूस की गई, इंपोर्ट लाइसेंस एंड, मतलब जितने आइटम्स पे लाइसेंस चाहिए था वो, और इंपोर्ट ड्यूटी। एट सम पॉइंट 250% तक की हाईएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी हुआ करती थी, जिसे रिड्यूस करके आज की तारीख में मैक्सिमम आइटम्स पे 10% कर दिया गया है। एम आई क्लियर? अरे समझे कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग, प्राइवेटाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की, पीएसयूज की ओनरशिप जब ट्रांसफर की जाती है किसको? प्राइवेट सेक्टर को, तो उसे बोला जाता है प्राइवेटाइजेशन। बेटा दो तरह से हो सकता है, या तो पूरा का पूरा एसेट ही उठा के ट्रांसफर कर दो, पूरी एंटरप्राइज ही बेच दो। ठीक है। या दूसरा तरीका हो सकता है थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय डिसइन्वेस्टमेंट? जब कोई पब्लिक सेक्टर यूनिट अपना एक पार्ट, इक्विटी शेयर्स बेचती है प्राइवेट वालों को, तो उसे बोला जाता है क्या? डिसइन्वेस्टमेंट। वो अपना शेयर कम कर रहे हैं। जब वो शेयर्स बेचते हैं तो क्या होता है? उनके पास पैसे आ जाते हैं और उनको वो लिक्विडिटी ही चाहिए। इसी के चलते टू एनकरेज पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस टू परफॉर्म बेटर, तीन टाइटल्स दे रहे थे पब्लिक सेक्टर यूनिट्स को, महारत्ना, नवरत्ना और मिनी रत्ना। ठीक है। महारत्ना, नवरत्ना, मिनी रत्ना टाइटल क्यों दिए जा रहे थे? ऐसे प्रॉफिट मेकिंग एंटरप्राइजेस जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको ये टाइटल देने का क्या मोटिव था?
टू मोटिवेट देम टू परफॉर्म बेटर। जैसे ही जिन एंटरप्राइजेस को ये टाइटल मिलते हैं उनको ग्लोबल रीच बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। एंड थर्डली, दे गेट दे गेट बेटर ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब होता है फ्रीडम टू टेक डिसीजन, कि हाँ वो अपनी एचआर पॉलिसी खुद बना सकते हैं, वो लोग फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकते हैं। दे विल गेट अ ग्रेटर ऑटोनॉमी इन कंपैरिजन टू अदर पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। ये क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, आता है। ठीक है, क्या फायदे हैं? इम्प्रूव ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, आप अपने डिसीजंस खुद ले सकते हो। ग्लोबल रीच बढ़ाना, ठीक है, एंड यू कैन एक्सपांड। एम आई क्लियर? यू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ ग्रोथ। These were the benefits. Coming on to next, that is globalization. What is meant by globalization? जब आप अपनी इकोनॉमी को, when you integrate your economy with the world economy, that is known as globalization. That is going global. ग्लोबलाइजेशन लाने के लिए तुम्हारी इकोनॉमी ने क्या क्या किया? सबसे पहले क्या? ऑटोमेटेड परमिशन। एफडीआई लिमिट जो 51% पे थी, बहुत सारे सेक्टर्स में इनफैक्ट ये 100% तक पहुंच गई है आज की तारीख में। ठीक है, एफडीआई लिमिट 51% तक तो अलाउड थी थ्रू ऑटोमेटिक रूट। मतलब बेटा दो तरह के एफडीआई होते हैं, मतलब दो तरह से ऑपरेट होता है एफडीआई। एक तो होता है ऑटोमेटिक परमिशन, गवर्नमेंट की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली कोई फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वॉल्व कर सकते हो। और एक होता है थ्रू गवर्नमेंट परमिशन, फॉरेन इन्वेस्टर को इन्वॉल्व कर सकते हो। तो बहुत सारे सेक्टर्स में 51% तक एफडीआई आ गया था थ्रू ऑटोमेटिक रूट, बिना गवर्नमेंट के परमिशन के। और आज की तारीख में तो बोला जाए तो 100% तक एफडीआई आ चुका है मेजोरिटी सेक्टर्स में। रिसेंट में शायद इंश्योरेंस में किया है। ओके, डिवैल्यूएशन किया गया रुपये का 20% तक, ये तो ऑलरेडी तुम देख चुके हो। ओके, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए किया गया। अनदर थिंग, ऑटोमेटिक परमिशन अलाउड थी टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट्स में। 1 करोड़ तक के टेक्नोलॉजी अग्रीमेंट में आप इंपोर्ट कर सकते हो बिना गवर्नमेंट का परमिशन के। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी। क्या होता है बताएं? व्हाट इज कन्वर्टेबिलिटी ऑफ रुपी? आपको फॉरेन ट्रांजैक्शंस के लिए बाहर की कंट्री की करेंसी में जब कन्वर्ट करना पड़ता है रुपी को, तो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस के लिए अलाउड है? तो ऑलमोस्ट 100% कन्वर्टेबिलिटी आ गई थी 93-94 तक, especially on current account transaction. Now you have studied POP and you know current account transaction कौन कौन से होते हैं? Import export of goods, import export of service and unilateral transfers. ठीक है, तो इन सब ट्रांजैक्शन के लिए आप मार्केट रेट पे ही जाके फॉरेक्स को कन्वर्ट करवा सकते हो। ठीक है, रुपी कन्वर्टेबिलिटी वॉज अलाउड। तो 92-93 में पार्शियल कन्वर्टेबिलिटी अलाउड थी, और 93-94 में फुली कन्वर्टेबल था रुपी। देन रिडक्शन ऑफ टैरिफ कितना परसेंट हो गया था बताया ना अभी? इंपोर्ट ड्यूटी 10% तक कर दी थी इन लोगों ने मैक्सिमम चीजों में। देन रिडक्शन ऑफ व्हाट, सॉरी, रिमूवल ऑफ व्हाट, रेस्ट्रिक्शंस। लाइसेंसिंग रेस्ट्रिक्शंस हटा दिए गए थे मैक्सिमम चीजों में। एंड मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट। दो पॉइंट्स तो सिमिलर ही हैं जो तुमने ऊपर रिफॉर्म्स में देखे थे लिबरलाइजेशन में। एम आई क्लियर? आउटसोर्सिंग वेरी इंपॉर्टेंट, 3 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई एग्जाम में आउटसोर्सिंग मतलब क्या? जब आप अपने कुछ ऑपरेशंस को थर्ड पार्टी से करवा रहे हो, दैट इज बेसिकली आउटसोर्सिंग। ओके, कोई थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करके ऑपरेशंस करवाना, दैट इज नोन एज बिजनेस के ऑपरेशंस करवाना, दैट इज आउटसोर्सिंग। अब हमारी कंट्री जो फास्टेस्ट ग्रो कर रही है दैट इज इन आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट प्रोसेस एंड सर्विस टू अ थर्ड पार्टी, उसे बोला जाता है आउटसोर्सिंग। हमारी कंट्री आउटसोर्सिंग में सबसे अच्छा परफॉर्म क्यों कर रही है? 3 कारणों की वजह से। वी हैव गॉट स्किल्ड लेबर, वो लेबर चीप है, सस्ता है, और बेटा आईटी, बिना आईटी के आउटसोर्सिंग के काम हो ही नहीं सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो बाहर की कंट्री के लोग हमको काम कैसे देंगे? एम आई क्लियर? तो दीज आर द 3 रीजंस जिसकी वजह से वी आर बिकमिंग एन आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। We are growing fastest in outsourcing.
बेटा एक ही चीज में जिसमें करंट अकाउंट में हम अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो सर्विसेज है। वी आर डूइंग द बेस्ट इन सर्विस। सर्विस इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है हमारी कंट्री की। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को किसने नहीं ने किसको रिप्लेस किया था? गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गैट आया था कब? 1948 में। और इसके कितने मेंबर्स थे? 23 मेंबर्स थे। ठीक है। डब्ल्यूटीओ कब स्टैब्लिश हुआ? 1995 में। 1995 में जब ये स्टैब्लिश हुआ तो इसके कितने मेंबर्स थे? 164। मतलब करंटली 164 नेशंस हैं। करंटली 164 मेंबर कंट्रीज आर देयर। ठीक है। डब्ल्यूटीओ के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? बेटा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है तो एक ही चीज प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, वर्ल्ड लेवल पे ट्रेड। तो उसके लिए वो रेस्ट्रिक्शन हटवाएगी, बायलेटरल मल्टीलेटरल ट्रेड प्रमोट करेगी। ओके। या फिर एनवायरनमेंट का केयर करेगी, रिसोर्सेज को बेस्ट पॉसिबल वे में वर्ल्ड लेवल पे कैसे यूज किया जा सकता है, इन सब चीजों का ध्यान रखेगी। दैट इज व्हाट डब्ल्यूटीओ इज डूइंग। ओके। फर्स्ट थिंग क्या, बायलेटरल का मतलब क्या होता है? अरे यार ये भी है ना, सीबीएसई में आ गया था। बायलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट मतलब दो कंट्रीज के बीच में, और मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट मोर देन टू कंट्रीज के बीच में अगर अग्रीमेंट होता है दैट इज अ मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट। ठीक है। तो ट्रेड प्रमोट करती है, टैरिफ एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ मतलब टैक्स रिलेटेड, नॉन टैरिफ मतलब कोटास। ठीक है। उन सबको रिमूव करती है। देन नेक्स्ट है, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है। कैसे? बेटा जो कंट्री जिस चीज में अच्छी है ना उसको वो करना चाहिए। दैट्स इट। तो ही आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो क्योंकि आप रिसोर्सेज को बेस्ट तरह से तभी यूज कर पा रहे हो। फाइन। हम एग्रो में अच्छे हैं, वर्ल्ड लेवल पे एग्रो प्रोडक्ट्स बेचो। देन प्रोडक्शन और सेल को प्रमोट करना वर्ल्ड लेवल पे, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये। एंड रेस्ट्रिक्शंस को हटाना। बेटा अगर पूछा जाए डब्ल्यूटीओ के हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इट इज इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है। क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। इसके अपने प्लस है अपने माइनस है। बेटा ध्यान रखना, जो भी नीड था ऑफ एलपीजी वो अचीव हो गया था। जो दिक्कतें थी ना शुरुआत में जो तुमने देखा पहला टॉपिक, वो सब रिजॉल्व हो गई थी। दैट वर दी प्लस पॉइंट्स। लेकिन स्टिल ढेर सारी दिक्कतें हैं जो रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, वो कॉन्स में आ जाएगा। तो प्लस पॉइंट्स देखे तो क्या क्या है? हमारा ग्रोथ रेट बढ़ा है 7.2%। ओके। जीडीपी ग्रोथ रेट रहे, पॉपुलेशन नहीं। ओके। देन एफडीआई बढ़ गया है। ध्यान है, फॉरेक्स रिजर्व्स खत्म हो रहे थे, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आज की तारीख में इतना रिजर्व है कि हम 8 महीने का इंपोर्ट बिल चुका सकते हैं। ठीक है। तो वी हैव अ बैकअप ऑफ दिस मच रिजर्व्स। फाइन। जहां 2 हफ्ते का इंपोर्ट बिल पे करने के पैसे ही बचे थे। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, 4 से 5% का इन्फ्लेशन रिपोर्ट आ रहा है। एक्सपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं हमारे कंट्री के अलग अलग फील्ड्स में, स्पेशली आई से इन सर्विसेज वी आर परफॉर्मिंग वेरी नाइस। देन इंक्रीज रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर। जो पूरा डिपेंडेंस था पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पे, अब वो धीरे धीरे प्राइवेट की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। तो जो दिक्कतें थी शुरुआत में वो सब रिजॉल्व हो गई, लेकिन कुछ दिक्कतें अभी भी रह गई हैं। कौन सी? सबसे पहला, अनएम्प्लॉयमेंट अभी भी बहुत ज्यादा है। क्यों क्यों ज्यादा है? जीडीपी ग्रोथ रेट तो अच्छा खासा है। बेटा जीडीपी के ग्रोथ के बावजूद भी आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन से जूझ रहे हो, बिकॉज इट इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन ग्रोथ, लेबर इंटेंसिव टेक्निक से काम नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं तुमको पहले भी बता चुकी हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद कोई मेजर स्टेप नहीं हुआ इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री। ठीक है। कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स भी कम हो गए हैं, फर्टिलाइजर्स पे सब्सिडी हटा दी गई है। जो भी इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उससे हमारे फार्मर्स डायरेक्ट कंपटीशन फेस कर रहे हैं। ये सारी चीजों के चलते अगेन एग्रीकल्चर सेक्टर इतना अपलिफ्ट नहीं हो पाया इवन आफ्टर एलपीजी। एम आई क्लियर? जिसको अपलिफ्ट होने की जरूरत थी, जिसपे रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जरूरत थी, वो नहीं अपलिफ्ट हो पा रहे। देन नेक्स्ट, लैक ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। बेटा हमारी कंट्री, मैंने तुमको जो बताया, सर्विस सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन अभी भी क्या हमारे पास सफिशिएंट इंडस्ट्रीज है? नहीं। क्योंकि इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक कंपनीज डायरेक्ट कंपटीशन फेस कर रही हैं फ्रॉम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ठीक है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनको डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। अनदर पॉइंट, हमारी कंट्री में इंफ्रा प्रॉपर नहीं है। जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड होना चाहिए था इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क अवेलेबल,
वो सब चीजें हमारे पास अवेलेबल नहीं है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इवन। ओके, तो अगर ये सारी चीजें प्रॉब्लम में है तो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड ही रहेगा। अगला प्रॉब्लम, हमारे कंट्री में डिसइन्वेस्टमेंट प्रॉपरली नहीं हुआ है। ओके, पहले स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म है, सॉरी। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म मतलब लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ती जा रही है एलपीजी पॉलिसी के बाद। मतलब वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद द नेसेसिटीज वी आर हैविंग, इसकी वजह से कहीं ना कहीं रिसोर्स पे जोर पड़ते ही जा रहा है। वी आर एक्सप्लॉइटिंग फर्दर मोर रिसोर्सेज ड्यू टू दिस कंज्यूमरिज्म। नेक्स्टली डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये पूछा जा सकता है बेटा, ये एनालिटिकल क्वेश्चन है। क्या हमारी कंट्री में डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई? क्यों नहीं हुई? प्रॉफिट मेकिंग यूनिट सेल हो गई। और नेक्स्टली कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि आपके जो एसेट्स वैल्यू हुए हैं, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस के एसेट्स, उनको डी वैल्यू किया गया है। कम वैल्यूएशन पे, अंडर वैल्यूएशन पे वो एसेट्स बेच दिए गए। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी इतने अच्छे से लागू नहीं हुई। क्या टैक्स रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में सक्सेसफुल रहे? नहीं बेटा, टैक्स रेट कम ये सोच के किया जाता है, वो जो था ना 97.75%, दैट वाज रिड्यूस टू 30%। जब भी बोला जाता है टैक्स रेट कम होते हैं, टैक्स की चोरियां कम हो जाती है और टैक्स का कलेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा क्यों नहीं हुआ? टैक्स के कलेक्शन नहीं बढ़ पाए क्योंकि हमारी गवर्नमेंट एफडीआई पे छूट दे के बैठी है, या फिर एसईजेड डिक्लेयर करके बैठी है। तो अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्री खोल रहे हो तो आपको टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, टैक्स हॉलिडे दिए हुए हैं उन्हें। टैक्स की कलेक्शन अनफॉर्चुनेटली हमारी कंट्री में बढ़ ही नहीं पाए। जो इंटेंट के साथ वो पॉलिसी आई, वो इंटेंट नहीं अचीव हो पाए। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है। तो इनइफेक्टिव टैक्स सिस्टम, अगेन टैक्स रिफॉर्म्स भी इनइफेक्टिव ही रहे थे। दीज वर द कॉन्स। Coming on to last two topics, one is demonetization, another one is GST. What do you mean by demonetization? 500 और 1000 के नोट को क्या कर दिया गया था? लीगल टेंडर से हटा दिया गया था। रिमूवल ऑफ 500 एंड रुपी 1000 नोट्स फ्रॉम बीइंग अ लीगल टेंडर, उसे बोला जाता है डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों लाए ये लोग ये? ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए? नहीं, कुछ रीजन था? क्या रीजन था? पहले तो कब आया ये बताओ? 2016 में, ठीक है। और क्यों आया? करप्शन। ओके, ब्लैक मनी कम करने की इच्छा थी, क्योंकि जो पैसा कैश फॉर्म में पड़ा हुआ इकोनॉमी में, वो बैंकों में सर्कुलेशन में लाने की जरूरत है। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग बेटा, जो भी पैसा, जो अनटैक्स्ड पैसा है, जिस पे टैक्स नहीं भरा है लोगों ने, उसको वापस से फाइनेंशियल सिस्टम में लेके आओ। जो सेविंग है लोगों की, वो फाइनेंशियल सिस्टम में आनी चाहिए। तुमको पता है, अब बैंक में जितना ज्यादा पैसा आएगा, उतना ज्यादा पैसा रोटेशन में आते जाता है। और वो रोटेशन में आएगा तो क्या होएगा? बेटा उतना ज्यादा वो लोन बांटेंगे, क्रेडिट देंगे। अरे हाँ, अरे बैंकिंग पढ़ लिया है तुम लोगों ने, राइट? ओके, तो व्हाट वर द मेन इंटेंट? ब्लैक मनी कम करना है, टैक्स की चोरी कम करनी है, फिर फाइनेंशियल सिस्टम में छोटी छोटी सेविंग्स को लेकर आना है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, दैट इज डिजिटाइजेशन, जो आज तक भी अचीव नहीं हुआ है। ओके, डिजिटाइजेशन मतलब गवर्नमेंट चाहती थी टू मेक इट अ कैशलेस इकोनॉमी, सारे ट्रांजैक्शंस डिजिटली पे आउट हो, ठीक है। सब पैसा ऑटोमेटिकली बैंकिंग सिस्टम में आएगा और उसी से राउट होएगा। नाउ लिसन, नाउ लिसन, क्या हमारी इकोनॉमी कंप्लीटली डिजिटाइज्ड है? नहीं है। क्या सबके पास स्मार्टफोन एक्सेस है? नहीं है, ठीक है। एवरीवन डजंट हैव अ प्रॉपर नेटवर्क, प्रॉपर स्मार्टफोन एक्सेस। तो ये डिजिटाइजेशन मोटिव ऑफ कोर्स अचीव नहीं हो सकता। तुम्हारी इकोनॉमी 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। कौन से? एफ्लुएंट, लेस एफ्लुएंट एंड पुअर। बताओ, किसको डिजिटल एक्सेस है? किसको एक्सेस है डिजिटली? केवल एफ्लुएंट को। लेस एफ्लुएंट को धीरे धीरे एक्सेस बढ़ रहा है, लेकिन अभी तक कंप्लीटली नहीं है। और पुअर को तो बिल्कुल भी नहीं है। एम आई क्लियर? सबके पास स्मार्टफोन्स अवेलेबल नहीं है, दैट शुड बी वेरी क्लियर। एंड इसलिए डिजिटाइजेशन वाला ऑब्जेक्टिव अचीव करना बड़ा मुश्किल है। तुमको कुछ पॉइंटर्स ऐसे देके भी रखे हुए हैं कि डिमोनेटाइजेशन के बाद बताओ क्या हुआ। पब्लिक वेल्थ क्या हुई? ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। प्राइवेट वेल्थ
कम हो गई। बैंक में डिपॉजिट्स बढ़ गए, ठीक है। या फिर टैक्स कलेक्शन बढ़ गए, डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ गए। ये सारी चीजें बढ़ी हैं आफ्टर व्हाट, डिमोनेटाइजेशन। अच्छा, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी के रेट्स क्या हो गए? कम हो गए, प्रॉपर्टी के रेट्स हो गए कम। कमिंग ऑन टू लास्ट टॉपिक दैट इज जीएसटी। फुल फॉर्म बोले, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया था? 2017 में। इट केम विद अ मोटिव, वन नेशन वन टैक्स, ठीक है। पूरे नेशन में एक ही टैक्स लगेगा। बताओ ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल है या नहीं? इट इज एप्लीकेबल टू एंटायर इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स में बताओ कितने सेस और कितनी ड्यूटीज कम कर दी? 23, 23 सेस एंड 17 टैक्सेस, ये हट गए थे आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। बताओ ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है या प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स? इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। मतलब अगर मैं महाराष्ट्र में हूँ, आई एम अ सेलर एंड यू आर इन एमपी, यू आर अ बायर, ठीक है। मैं सेल कर रही हूँ तुमको गुड्स, तो बताओ जीएसटी, जीएसटी का बेनिफिट किसको मिलेगा? मतलब तुम फाइनली अपने कस्टमर को बेच दोगे गुड्स, ठीक है। अब बताएं जीएसटी का बेनिफिट किसको मिलेगा? You are a customer. You are from MP and I am from महाराष्ट्र, ठीक है। मैंने तुमको जीएसटी लगा के गुड्स बेच दिए। अब बताओ जीएसटी का बेनिफिट किसको मिलेगा? इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। प्रोडक्शन भले ही मेरे स्टेट में हुआ हो, लेकिन कस्टमर कहाँ का है? एमपी का। तो कौन से स्टेट को मिलेगा जीएसटी का बेनिफिट? इट विल बी एमपी। इट इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, ठीक है। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स रिबेट मिलता है। मतलब क्या? अगर मैंने तुमको 1000 रुपए का जीएसटी लगा के गुड्स बेचे थे, तुमने अपने कस्टमर को 1500 का जीएसटी लगा के गुड्स बेचे हैं, तो तुमको क्या 1500 गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे? नहीं, तुमको देने पड़ेंगे केवल 500। 1500 माइनस 1000 दैट इज 500, ठीक है। अलग अलग टाइप के जीएसटी होते हैं, कौन से? सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी, ठीक है। एसजीएसटी स्टेट जीएसटी, जो इंट्रा स्टेट सेल पे लगता है। आपके स्टेट के विद इन सेल कर रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी। आपके स्टेट के विद इन सेल कर रहे हो तो सेंटर जीएसटी लगता है। सेंट्रल जीएसटी मतलब सेंटर कलेक्ट करेगा इंट्रा स्टेट सेल पे। लेकिन अगर दो अलग अलग स्टेट के बीच में सेल हो रहा है, एमपी और महाराष्ट्र, आईजीएसटी लगेगा। आईजीएसटी कलेक्ट सेंटर करता है लेकिन डिस्ट्रीब्यूट दोनों के बीच में होता है, स्टेट एज वेल एज सेंटर। एम आई क्लियर? अलग अलग टाइप के रेट्स होते हैं, 4%, 5%, 18%, 12%, 28%। जीएसटी रेट्स वैरी करते हैं। नेसेसिटी पे कम लगते हैं या ज्यादा? कम। और लग्जरी पे लगेंगे ज्यादा, ठीक है। इनवॉइस मैचिंग सिस्टम चलता है। व्हाट इज इनवॉइस मैचिंग सिस्टम? मेरा आउटवर्ड सेल है, तुमको मैंने बेचा है, तो मेरे आउटवर्ड सप्लाई पे जो जीएसटी लिखा हुआ है, जीएसटी नंबर, वो सेम मैच होना चाहिए तुम्हारे इनवर्ड सप्लाई पे, ठीक है। द जीएसटी नंबर आई एम कोटिंग ऑफ माय कस्टमर should be matched with what you are quoting of your supplier. Am I clear? तो ही जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, नहीं तो नहीं। Am I clear? नेक्स्ट, नापा बनी थी, नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग एजेंसी, टू मेक श्योर कि जीएसटी का जो भी बेनिफिट है वो कस्टमर को ही पहुंचे। अरे हाँ या ना? हम्म। फिर बताओ पेमेंट मैकेनिज्म, एनईएफटी भी चलता है, आरटीजीएस भी चलता है, आईएमपीएस भी चलता है, कुछ भी चलता है। आप डिजिटली भी पे कर सकते हो जीएसटी, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग। मतलब एनईएफटी, आरटीजीएस, ठीक है, ये दोनों चलते हैं। फिर बताओ इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने डिस्कस कर लिया। हाँ, जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के बारे में तुम्हें क्या पता है? जीएसटी काउंसिल कौन है चेयरपर्सन? फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। मेंबर्स कौन होते हैं इसके?
फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स। और उन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में से क्या चूज किया जाता है? फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में से वाइस चेयरपर्सन चूज किया जाता है। बताओ, जीएसटी में एक वैलिड कोरम कब मानी जाएगी? एक वैलिड कोरम कब होती है? जब एटलीस्ट 50% ऑफ द मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द वोटिंग। ठीक है, कम से कम 50% मेंबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए इन द वोटिंग। और कब वोट पास होगा, रेजोल्यूशन कब पास होगा? जब एटलीस्ट 75% ऑफ द वेटेड वोट्स आर इन फेवर। ठीक है, फेवर में होंगे तब। वेट कैसे दिए जाते हैं? 1/3 वोट किसको मिलता है? सेंटर को। और 2/3 किसको मिलता है? स्टेट गवर्नमेंट को। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, इसके साथ ये चैप्टर होता है